हेलो हाय नमस्ते आदाब स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने मुगल साम्राज्य स्टार्ट किया था और उसमें हमारी एक क्लास हुई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो वो क्लास आप देख सकते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे, उसमें हम शुरू किए थे अकबर। तो अकबर से हमने क्वेश्चंस कुछ पढ़े थे और आज जो छूटा हुआ है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वहाँ से हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो 1575 में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना स्थापित किया था। ठीक है, तो अकबर ने 1575 में क्या किया था, तो एक इबादत खाना बनवाया था। अब ये इबादत खाना क्या होता है, तो इबादत खाना एक प्रार्थना स्थल होता है। क्या होता है, एक प्रार्थना स्थल होता है। ठीक है, उसके बाद इबादत खाने में धार्मिक चर्चाओं का आयोजन होता था। यानी इस इबादत खाने में क्या होता था, तो इस इबादत खाने में धार्मिक चर्चाओं पर बात होती थी, उसका आयोजन होता था। ठीक है, तो अगर प्रश्न आपसे बने कि इबादत खाना क्या होता था, तो इबादत खाना क्या होता था, तो धार्मिक चर्चाओं का आयोजन होता था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी आगरा में किया था। ठीक, ये प्रश्न बन सकता है। उसके बाद अकबर ने इन चर्चाओं को, यानी कि अकबर ने इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप सुलह कुल का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो अकबर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो अकबर ने सुलह कुल का सिद्धांत दिया। और ये सुलह कुल जो है आपके सीटेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, तो यह प्रश्न बन सकता है कि सुलह कुल का सिद्धांत किसने दिया था, तो सुलह कुल का सिद्धांत अकबर ने दिया था। अब ये जो विचार था, अकबर के बाद के जो राजा आएंगे वो भी इस विचार को क्या करेंगे, अपनाएंगे। उनमें कौन कौन लोग हैं, तो इन विचारों को जहांगीर और शाहजहां द्वारा आगे बढ़ाने का काम किया गया। ठीक है, अब सुलह कुल का सिद्धांत क्या होता था, तो सुलह कुल का सिद्धांत में बातें ये आपके एनसीईआरटी में ये लिखी गई है कि मुस्लिमों में जो दो गुट है, शिया और सुन्नी, वो एक ही मस्जिद में क्या करते थे, नमाज पढ़ते थे। वहीं बात किया गया है यहूदी और ईसाई की बात करते हैं कि एक ही गिरजाघर में क्या करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। एक सौहार्द की बात बताई गई है इसमें। ठीक है, तो सुलह कुल आपको समझ में आया होगा। फिर आगे समझते हैं कि इस दौरान अकबर ने क्या बनवाया, मकतब खाना बनवाया। अब ये मकतब खाना क्या होता है, मकतब खाना का मतलब होता है कि अनुवाद विभाग, कह सकते हैं कि अनुवाद विभाग, अनुवाद विभाग यानी क्या था, एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था, अनुवाद विभाग था। अकबर ने क्या किया था, कुछ प्राचीन ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। ठीक है, फारसी में रजननामा नाम से क्या किया गया, फारसी में अनुवाद किया गया। तो अगर महाभारत को फारसी में क्या बोला जाता है, अगर ये प्रश्न आ जाए तो क्या कहा जाता है, रजननामा। यानी कि रजननामा नाम से क्या किया गया, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। उसके बाद और भी कुछ ग्रंथ थे, जैसे हम समझ सकते हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य पुस्तकों जैसे रामायण, योग वशिष्ठ, लीलावती आदि इन ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद किया गया। तो ये बात आप समझ पाए होंगे कि इबादत खाना क्या है और इसको किसने स्थापित किया था। तो इबादत खाना किसके द्वारा लाया गया था, तो अकबर द्वारा। ये क्या होता था, तो इबादत खाना में जो प्राचीन ग्रंथ है उसे समझने के लिए लोग क्या करते थे, अकबर ने उसको समझने के लिए फारसी में अनुवाद कराया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे समझते हैं, अकबर के शासन काल के बारे में जानकारी अकबरनामा से मिलती है। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि हमें अकबर के शासन काल के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो अकबर के शासन काल के बारे में जानकारी हमें अकबरनामा से प्राप्त होती है, जो कि अकबर के एक दरबारी कवि, ठीक है, एक दरबारी कबीर थे जिनका नाम अबू फजल था, उनके द्वारा अकबरनामा लिखा गया। ठीक है, तो अकबर के शासन काल के बारे में जानकारी अकबरनामा से मिलती है, जिसे उनके दरबारी कवि, ठीक है, या उनके करीबी मित्र, ठीक है, करीबी मित्र भी थे और दरबारी कवि भी थे, उनका नाम अबुल फजल। तो अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की
रचना की गई या उनके द्वारा लिखा गया। ये बात आप समझ पाए होंगे। फिर आगे समझते हैं। ठीक है, अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया। ठीक है, अकबर जो नामा है वो कितने जिल्द में है? तो 3 वॉल्यूम्स में है। ठीक है, 3 वॉल्यूम में। ठीक है, ठीक है, अब समझते हैं पहली जिल्द में क्या बातें कही गई हैं। पहली जिल्द में हमें ये देखने को मिलता है कि अकबर के पूर्वजों का इतिहास मिलता है हमें। तो अकबर से क्या प्राप्त होता है, पहले जिल्द से क्या प्राप्त होता है अकबरनामा के? तो पहले जिल्द से अकबर के पूर्वजों के बारे में, उसके बाप दादाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, दूसरा जिल्द हमें क्या बताता है? तो दूसरा जिल्द ये बताता है कि अकबर के शासन काल का इतिहास। ठीक है, यानी अकबर के शासन काल के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? दूसरे जिल्द से। ये सीटेट में आपकी एग्जाम में आया हुआ है, यानी सीटेट के एग्जाम में इससे प्रश्न बना हुआ है और आगे भी बनने की संभावना है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि पहले जिल्द में अकबर के पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरे जिल्द में अकबर के शासन काल का इतिहास प्राप्त होता है हमें। ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और तीसरा जिल्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरे जिल्द को ही हम क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहते हैं। तीसरे जिल्द को क्या कहते हैं? तीसरे जिल्द को आईने अकबरी कहते हैं। और इसमें हमें किसका इतिहास पता चलता है? तो अकबर के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, सांख्यिकी के बारे में, राजस्व के बारे में, यानी कि जो भी उसके प्रशासन से जो बातें लिखी गई हैं वो सारी बातें इसमें उसका वर्णन किया गया है। जिसे तो अकबर का जो तीसरा जिल्द है उसको क्या बोलते हैं? आईने अकबरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर के बाद जो राजा बनता है सलीम, जो बाद में जहांगीर नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।